ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे बॉयल्स लॉ एंड इट्स डिडक्शन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ क्या है और हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल्स। रॉबर्ट बॉयल्स जो है ये साइंटिस्ट का नाम था और इसने 1660 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, तो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स यानी कि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क कर लिए और एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के बाद ये साइंटिस्ट एक नतीजे पे पहुंचा जिसका वो मेन पॉइंट जो है वो ये है कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किस चीज का, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड प्रेशर। वो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा अगर हम क्या करें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के यानी कि एक जैसा रख के, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस लॉ को पहचाना जाता है बॉयल्स लॉ के नाम से। क्या मतलब, यानी मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर का, और कौन सा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, और क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे मैं टेम्परेचर के लिए सिंपली TEMP लिख लेता हूँ कि ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है उलट, यानी कि अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो मैं कह लेता हूँ कि एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या होगा, लोअर विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी लो, वॉल्यूम विल बी लो होगा। और इसके दूसरा इसका उल्ट है, यानी कि अगर लो प्रेशर हो तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, वो हाई होगा, हाई वॉल्यूम या ग्रेटर वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम अच्छा नहीं लगता तो ये है ग्रेटर विल बी द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसने दिया है। और कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने हमेशा के लिए ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। इस तरह ना हो कि आप प्रेशर वगैरह को अप्लाई कर लें और फिर ये टेम्परेचर जो है ये भी इसके साथ चेंज कर लें, यानी कि 25 से 27 पे लेके जाए, तो आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो उसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ का, प्रेशर का। यानी कि इसका मतलब क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, कि अगर प्रेशर हाई हो तो वॉल्यूम लो होगा, और अगर प्रेशर लो हो तो वॉल्यूम फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो कंसिडर कर ले हमारे साथ यहाँ पे एक कंटेनर है इस तरह से, और इसमें क्या है, इसके अंदर एक गैस है। सपोज कि इसके अंदर क्या, इसका वॉल्यूम इतना है और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो है 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पे, और ये इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। हमने पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। कंसिडर कर लें कि ये जो है इसका वॉल्यूम है यहाँ तक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका कुछ खास इसके ऊपर प्रेशर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, P से। कंसिडर कर लें कि हमने इसके ऊपर क्या कर लिया,
प्रेशर अप्लाई किया मज़ीद, यानी कि इसका प्रेशर हमने बढ़ा लिया। तो ये पहले क्या किधर था, यहाँ पे था। अब हमने इस तरह किया कि इसके ऊपर मज़ीद फोर्स डाला हमने, यानी कि पहले अगर इसके ऊपर वेट नहीं था तो हम इसके ऊपर वेट डालेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होगा, ये डिक्रीज होके इधर आ जाएगा। डेफिनेटली ये तो जनरल सी बात है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह हो गए। तो ये अभी इसका जो वॉल्यूम है इसको भी कंसिडर कर ले। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये जो इसके ऊपर प्रेशर है इसको हम P से। तो इन दोनों में हम फ़र्क कैसे करेंगे, चलो हम इसको P1 और V1 कहते हैं, और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये P2 है और V2 है। ठीक है, तो मेरा इस डायग्राम का बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर हम प्रेशर को ज़्यादा कर ले तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होके प्रेशर P2 हो जाएगा, और ये जो वॉल्यूम है ये V2 पे आ जाएगा। अब हम अगर इस प्रोपोर्शनलिटी असेंबली को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सिंपली मैथ्स के रूल इस्तेमाल करते हैं कि V लगाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे, और वो कांस्टेंट यहाँ पे K है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई P। ठीक है, या हम अगर इस P को इस साइड पे लेके जाए, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि दोनों साइड को P से मल्टीप्लाई कर ले, या ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड पे लेके आए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, PV इज इक्वल टू हो जाएगा K। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू K का मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, यानी कि उससे वैल्यू जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले वाले के लिए हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू K, और इस दूसरे के लिए मैं लिखता हूँ कि चलो ये दूसरा जो है ये है P2 V2 जो है ये भी बराबर हो जाएगा किस चीज़ का, K का। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड K के बराबर है, और मैथ्स में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक साइड बराबर हो दो इक्वेशन का तो वो इक्वेशंस आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ये तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन रखे हैं, तो अगर ज़्यादा हो तो फिर P3 V3 एंड सो ऑन इस तरह से जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये वॉल्यूम था 50 dm3, और ये प्रेशर जो था ये है 1 atm। ठीक है, प्रेशर क्या है, 1 atm है। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रेशर को लेके आता हूँ कि ये है 5 atm। अब 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंसिडर कर लिए कि ये हो जाता है 10 dm3, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब आप देखें कि P1 V1 जो है वो बराबर होगा P2 V2 का, यानी कि 1 और 50 को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 50 आएगा, और 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर ले तो भी 50 आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जनरलाइज फॉर्म है किस चीज़ का, ये जनरलाइज फॉर्म है बॉयल्स लॉ का। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे है, यानी कि ग्राफिकली अगर हम इसको बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा इसका ग्राफ। तो इसमें इस तरह से करते हैं कि हम एक ग्राफ ले लेते हैं, और ग्राफ में एक साइड पे हम यहाँ पे रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। तो इसमें से एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम यहाँ पे लेते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम नीचे लेते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम इधर लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इस तरह से है कि एक साइड पे हम प्रेशर लेंगे और एक साइड पे हम वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये प्रेशर क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, तो हम प्रेशर को ले लेंगे यहाँ पे, और ये जो है ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हम कंसिडर करते हैं, आप dm क्यूब में ले लें या मीटर क्यूब में ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये dm क्यूब में है, और प्रेशर जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। अब क्या होगा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसका जब हम ग्राफ निकालते हैं तो इसका ये ग्राफ इस तरह का निकलता है, इस तरीके से। यानी कि अगर हम क्या करें, हम प्रेशर हमारे साथ ज़्यादा हो तो वॉल्यूम क्या होगा, वो यहाँ पे यानी कि इसकी वैल्यू कम होगी। जितना ही प्रेशर हम कम करते जाते हैं
कम का मतलब ये कि इस ग्राफ में नीचे की तरफ आएगी तो प्रेशर क्या होगा, तो वो कम होगा, और इस तरफ ये ग्राफ जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस तरफ हम आ रहे हैं तो मतलब ये कि प्रेशर क्या होता जा रहा है, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन इस तरफ भी जा रहा है तो प्रेशर कम होने के साथ वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो इस यहाँ पे जो ये कर्व हासिल हुआ है, इस कर्व को हम कहते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला। और ये जो कर्व हासिल हुआ है तो इस कर्व को हम यहाँ पे कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे हमारे साथ ये जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से है। तो ये सारा डिस्कशन था बॉयल्स लॉ के बारे में। अब हम इसको डिड्यूस करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि इसका डिडक्शन जो है वो हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि ये कैसे डिड्यूस होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिडक्शन। अच्छा, तो अब हम डिडक्शन करते हैं बॉयल्स लॉ का काइनेटिक गैस इक्वेशन से कि इसको हम कैसे डिड्यूस करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था कि ये बराबर होता है PV इज इक्वल टू 1/3 और mNu², ये हमने लिया था। ठीक है, तो ये हम ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई PV इज इक्वल टू 2/2 और मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, या हम इसको वो उसी अपने ही तरतीब में लिख ले तो 1/3 और चलो मल्टीप्लाई 2/2, इसको हम इस तरह करते हैं तो mNu² हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, PV इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो 2/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो 1/2 mNu²। ठीक है, से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, कि ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हम इसके इस साइड को देख ले, यहाँ पे 1/2 mNu² का क्या मतलब है, ये आप लोगों ने इस तरह से एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे v जो है इसकी जगह पे हम u लेते हैं केमिस्ट्री में, कि ये क्या होता है, ये स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो सारे मॉलिक्यूल के लिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसके लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mNu के बराबर होती है। यानी कि ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है किस चीज़ की, 1/2 mNu² की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ के बराबर है। या इससे पहले वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसमें से हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि असल में ये 1/2 mNu² जो है ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोपोर्शनल है T का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा 1/2 mNu² और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अगर हम देख ले तो इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 mNu जो है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू जाके पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, PV इज इक्वल टू
2/3 और क्या है के टी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉयज ने एक बार की थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और के भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, और 2/3 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा टर्म जो है यहाँ पे ये क्या है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे साथ क्या है, ये बॉयज लॉ है कि पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि पी वी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। इधर भी हमने इसको डिड्यूस किया कि पी वी जो है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो ये सारा डिस्कशन था बॉयज लॉ के बारे में, और वो हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से कैसे डिड्यूस करेंगे, तो ये सारा डिस्कशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसकी डिडक्शन करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।